Good evening, everyone, and we welcome you all to the 14th day of Coding Pathshala. I hope you guys are enjoying having fun and learning. And in previous class, you might have studied about how to design a logo using coding. तो मुझे लग रहा है कि आप सभी के लोगो भी बन चुके होंगे, स्प्लैश स्क्रीन भी बन चुकी होगी, and you might have submitted it to Rachit sir. His number was shared with you, right? So today we have ईशा सोनी मैम और आज का जो हमारा सेशन रहेगा दिस विल बी रिगार्डिंग द बेसिक्स ऑफ द डेटाबेस एपीआई और जेएसएस. नाउ वुड लाइक ईशा मैम टू प्लीज कंटिन्यू विद द सेशन टुडे. Hello, ma'am. Hello. I'll just share the screen first. Yes, sure. Okay. So we'll be starting with the databases and APIs today. पर उससे पहले कुछ लोगों के questions थे कि हम अपने ऐप का लोगो कैसे चेंज कर सकते हैं एंड तो सबसे पहले हम लोग आज वही देखेंगे कि हम अपने ऐप का लोगो कैसे चेंज कर सकते हैं. बहुत इजी सा टास्क रहता है. ओके, सो ईशा मैम, जैसा कि अभी हमें बता रहे हैं कि यू पीपल हैव सम डाउट्स रिगार्डिंग एंड्रॉइड कि आप लोगो कैसे चेंज कर सकते हैं या उसमें और क्या ऐड कर सकते हैं. सो ईशा विल बी टेलिंग ऑल दीज थिंग्स टू यू. ओवर टू यू ईशा. ओके, वी कैन कंटिन्यू नाउ. यस मैम. तो अगर आपको अपना लोगो चेंज करना है तो सबसे पहले तो आपको अपना जो प्रोजेक्ट पैनल है यहाँ पे. Do you have some screen? Okay. Let me share the screen first. I hope you guys are able to see the screen. Okay, is it visible? Just wait a minute. Is it visible, the screen? You people can comment if the screen is clear to you. All right. Praveen Tiwari saying yes, ma'am. Okay. ईशा मैम की वॉइस थोड़ा कम आ रही है, तो मैम विल यू बी बिट लाउडर? Hello. ओके. ओके, स्क्रीन इज विजिबल टू देम. Okay, ma'am. सो जब आपको अपने ऐप का लोगो चेंज करना होता है, ऐप का लोगो मतलब जो जब आप अपना ऐप अपने फ़ोन में या किसी भी फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे तो जो आपको लोगो दिखेगा वो चेंज करना है. जैसे आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब का लोगो आपके फ़ोन में दिखता है. अगर उस टाइप का कोई लोगो आपको आपका ऐप का रखना है जो कि आप लोग जब अपने प्रोजेक्ट्स अभी बनाएंगे, जो भी रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हैं तो आप लोग चेंज करेंगे ही. सो सबसे पहले हम अपने रिसोर्स में मैंने ऑलरेडी एक इमेज कॉपी कर ली हूँ और आपको पहले भी बताया है कि आप इमेज कैसे कॉपी करते हैं. सो अपने रिसोर्स में जाके ड्रॉएबल में आप अपना इमेज कॉपी कर सकते हैं. या तो आप ड्रॉएबल में कॉपी कर सकते हैं या आप उसे मिप मैप में कॉपी कर सकते हैं. मिप मैप में ये जो आपको आईसी लॉन्चर दिख रहा है, ये सब जो बाय डिफॉल्ट उसमें इमेजेस होती है लोगों की और दूसरी चीज़ों की वो रहती है. ये जो आईसी लॉन्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपके ऐप में जो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप डाउनलोड करते हैं तो जो इमेज शो होती है वो होती है. ये देखिए, ये जो आपको दिख रही है, अगर आपके ऐप का जो आपके मोबाइल फ़ोन का ऐप आइकन अगर स्क्वायर शेप का होता है तो आपको कुछ इस टाइप का लोगो दिखेगा आपके ऐप का. इन केस अगर आपका ऐप आइकन राउंड होता है आपके एंड्रॉइड फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको कुछ इस टाइप का आइकन दिखेगा. तो आप कोई भी अगर आप ऐप आइकन चूज़ करते हैं तो आप ट्राई करिए कि आप राउंड और रेक्टेंगल दोनों चूज़ करें. उसके बाद जब आप इमेज कॉपी कर लें आपकी, या तो आप ड्रॉएबल में भी कर सकते हैं या आप मिप मैप में भी कर सकते हैं. उसके बाद हम एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में जाएँगे. एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फ़ोल्डर पे क्लिक करने के बाद हम एक्सएमएल खोलेंगे, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल. ये ऑलरेडी यहाँ ओपन है. अब इसमें आपको एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में होता क्या है
कि जो भी आपके ऐप की बेसिक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, मतलब आपके ऐप का नाम, आपके पैकेज का नाम, ये सब आपके एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में होता है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पैकेज का नेम आपके, और यहाँ पे आपको राउंड आइकन दिख रहा है, यहाँ आपको थीम दिख रही है, और यहाँ पे आपको स्ट्रिंग स्लैश ऐप नेम दिख रहा है। जो स्ट्रिंग स्लैश ऐप नेम है ये आपके ऐप का नेम है। ओके, अब अगर आपको अपना आइकन चेंज करना है तो आपको ये जो यहाँ दिख रहा है एंड्रॉयड आइकन मिपमैप स्लैश आईसी लॉन्चर, ये जो है यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होगा, बस यहाँ से आपको ये जो मिपमैप स्लैश आईसी लॉन्चर है इसको पूरा डिलीट करके यहाँ पे एट द रेट जैसे ही आप करेंगे आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस आने लगेंगे, और मैंने अपनी इमेज ड्रॉएबल में ऐप आइकन नाम से सेव की थी। ड्रॉएबल में इमेज सेव करने की दो बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट थिंग कि जो इमेज है आपकी वो उसका जो नेम है वो सब कुछ स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, कोई भी कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। सेकेंड चीज, जो आपका इमेज का फॉर्मेट है वो डॉट जेपीजे होना चाहिए, पीएनजी नहीं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो ड्रॉएबल ऐप आइकन है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे ऐप का आइकन जब आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे तो आपने जो भी आइकन चूज़ किया है वो दिखेगा। और अगर आपका ऐप आइकन बाय डिफ़ॉल्ट राउंड रहता है एंड्रॉइड में, तो फिर आप यहाँ पे जो राउंड के लिए इमेज चूज़ करेंगे आप वो कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी राउंड को सिलेक्ट करके डिलीट किया। ये देखिए ड्रॉएबल ऐप आइकन। मुझे दोनों में सेम ही रखना है क्योंकि मेरी इमेज कुछ ऐसी है कि वो राउंड में भी सेम दिखेगी और स्क्वायर में भी सेम दिखेगी। तो हम यहाँ पे आइकन में दोनों में सेम रखेंगे। पर अगर आपकी इमेज ऐसी है कि वो स्क्वायर में कुछ अलग दिखनी चाहिए और राउंड में कुछ अलग दिखनी चाहिए तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सेकेंड चीज जो हम देखेंगे, अब हम अपनी एक्टिविटी मेन में आते हैं। मेन में हम कल हमने देखा था कि हम कोडिंग के थ्रू भी हमारे ऐप में चीजें लिख सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम अपने बटन का शेप और कलर चेंज करेंगे। हमने अभी तक जितनी भी जगह अपना बटन यूज किया है, बटन को जहाँ भी ड्रैग एंड ड्रॉप किया है सब जगह हमारा बटन स्क्वायर शेप का ही होता है, रेक्टेंगल शेप का ही होता है, एंड हम उसके सिर्फ कलर चेंज करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि हम अपने बटन का कलर कैसे, हम अपने बटन का शेप कैसे चेंज कर सकते हैं। हमारा एकदम रेक्टेंगल बटन होता है। हमने बहुत से एप्स में देखा होगा कि कुछ कुछ बटन्स ऐसे होते हैं जिनका साइड से राउंड होता है, जो कॉर्नर्स होते हैं वो साइड से राउंड होता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम एक टेक्स्ट व्यू ड्रॉप कर लेते हैं, ताकि जब आप इसे ट्राई करके देखें तो आपको एम्प्टी ना दिखे। नेक्स्ट हम बटन लेंगे और हम अपने बटन को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ बटन आ गया है, आप इसका साइज चेंज कर दीजिए। अब बटन का शेप चेंज करने के लिए हम प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे और प्रोजेक्ट में वैल्यूज में जाएंगे। वैल्यूज में जाकर, हेलो, Hello. यस मैम, Yes, Isha. No, 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 nothing. ओके, Okay, Isha, you can continue. ओके मैम। हम क्या करेंगे, हमको हमारे बटन का शेप चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हम अपने रिसोर्स में जाएंगे और हम रिसोर्स में राइट क्लिक करके न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल सिलेक्ट करेंगे। रिसोर्स में जैसा कि हम जावा में एक नई क्लास ऐड करते हैं जब कोई नया एक्टिविटी क्रिएट करनी होती है, वैसे ही हम रिसोर्स में जाके न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल को सिलेक्ट करेंगे और हम इसको नाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नाम दे दिया राउंड, राउंड बटन। जैसे ही ये होता है मैं यहाँ पे एक एक्सएमएल फाइल हमको यहाँ पे ओपन हो गई हमारी। अब ये जो एक्सएमएल फाइल है
इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो रिसोर्स है जाएंगे, रिसोर्स में जाकर हम वेलकम प्रॉब्लम, ओके यहाँ पे राउंड बटन हम एक बार फिर से क्रिएट करते हैं हमारा रिसोर्स में राउंड बटन। Isha, once you are done, I would like you to repeat this step once more. I think so that these guys are not confused. हाँ यस मैम। Okay. हम जब हमारी एक्टिविटी मेन में देखते हैं तो हमको यहाँ पे एक दिखता है https://schemas.android.com apk/resource/android। हम यहाँ पे ये जो है हमारा, इसे कॉपी कर लेंगे। हाँ, बताओ। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद द ग्रेडल लोडिंग, इसीलिए ये लोड नहीं हो रहा है। तो इसको हम एट द एंड ऑफ द सेशन देखेंगे, तब हम Okay. दूसरा पार्ट स्टार्ट करते No, no issue. So, guys, we won't be यहाँ पे क्योंकि अभी ये रन नहीं हो पा रहा है, so it's better we switch to the next one. तो ईशा हमें अभी जो बटन चेंज करने का जो ऑप्शन हम आपको बताने वाले थे, इसको हम सेशन के लास्ट में लेते हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो ईशा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट वन दैट वी विल बी कवरिंग? हैं। दैट विल बी द बेसिक्स ऑफ डेटाबेस। Okay, let's come to the basics of database. Okay, Isha, start. We Yes, can ma'am. start. I'll share the Okay. PPT. Okay. So database समझने से पहले we'll have to understand what is data. जो data होता है वो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, जैसे नंबर, नेम, एड्रेस। इसे एग्जांपल से समझते हैं। आप स्कूल जाते हैं, ठीक है? वहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन, जब एडमिशन होता है या आपका नया क्लासेस स्टार्ट होता है, जब आप प्रमोट होता है, तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन ली जाती है आपसे, जैसे कि आपकी नंबर, आपका नेम, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब इंफॉर्मेशन आपकी ली जाती है। वो सारी इंफॉर्मेशन को हम एक डेटा के फॉर्म में स्टोर करते हैं। डेटा के फॉर्म में स्टोर करना मतलब उसको एक मीनिंग देता है। अब अगर उन्होंने, जैसे आपने बोल दिया आपका नाम फॉर एग्जांपल ईशा एंड एज, ठीक है? आपने अपना सारा इन्फॉर्मेशन दे दी, ईशा एंड माय नंबर इज़ 1234, ये सब आपने दे दिया। बट ये सब क्या है? जब आप लिखेंगे प्रॉपर्ली उसको कि नेम ईशा, नंबर 1234, तो वो डेटा, वो आपका डेटा बनेगा एक प्रॉपर प्रोसेस, एक मैनेज्ड फॉर्म में। सो ये डेटा होता है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको एक अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट कर, जब कन्वर्ट हो जाती है वो एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, तो वो डेटा होता है। ठीक है? अब डेटाबेस क्या होता है? तो किसी भी डेटा को जब सिस्टमैटिकली अरेंज किया जाता है, उसे हम डेटाबेस कहते हैं। जो डेटाबेस होता है उसका पर्पस सिर्फ यही होता है कि वो डेटा का मैनेजमेंट करता है, डेटा को बहुत अच्छे से स्टोर करके रखता है। अब हम अगर, जैसे स्कूल है आपका, ठीक है? वहाँ पे जो डेटा है वो फाइल में अरेंज होगा, जिसमें आपकी मार्कशीट होगी, आपका आधार कार्ड होगा,
एंड आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होगा, आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी, एक फाइल होगी जिसमें आपका सारा डेटा होगा। तो जब आपको फिर जब आपका रिजल्ट का टाइम आएगा और आपका रिजल्ट बनाना होगा, जब आपका रिपोर्ट कार्ड बनाना होगा, तो वो सारा डेटा उस फाइल में से ले लिया जाएगा। उसको प्रॉपरली मैनेज करके रखा गया है, उसको प्रॉपरली अरेंज करके रखा गया है। तो जो प्रॉपरली मैनेज्ड डेटा होता है उसको हम डेटाबेस कहते हैं, जिसको हम अच्छे से एक्सेस कर सके, मैनेज कर सके, अपडेट कर सके। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटा को क्रिएट, डेटा को अपडेट, स्टोर, डिलीट, एडिट ये सब करने में हेल्प करता है। ये सब बहुत इजीली हो जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो भी टूल्स प्रोवाइड करता है उसकी हेल्प से ये सारे काम इजीली हो जाते हैं। डेटा को स्टोर करना, पहले तो क्रिएट करना, क्रिएट करने के बाद उसको सेव करना, स्टोर करना, उसके बाद अगर कोई चीज एडिट करनी है वो करना, डिलीट करना, अपडेट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक डेटाबेस बना हुआ है, ठीक है, उस डेटाबेस में फॉर एग्जाम्पल स्कूल में हर साल न्यू एडमिशन्स होते हैं और कुछ लोग चले भी जाते हैं। तो हमारे पास जो डेटाबेस है, हमने 10 स्टूडेंट्स का एक डेटाबेस बना लिया। अब 10 में से हमारे क्लास से 2 बच्चे चले गए, उनका जो डेटा डिलीट होगा वो बहुत इजीली डेटाबेस के टूल्स की हेल्प से डिलीट हो जाएगा। और कोई एक न्यू स्टूडेंट आ गया तो वो डेटा अपडेट हो जाएगा बहुत इजीली टूल्स की हेल्प से। हाँ, कुछ सॉफ्टवेयर और ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे कि माई एसक्यूएल जिसमें हम डेटाबेस स्टोर करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इसमें भी हम डेटा स्टोर करते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि एक कस्टमर है, कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन है, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी, ये सब एक डेटाबेस है क्योंकि ये प्रॉपरली स्टोर्ड है एक टैब्यूलर फॉर्म में। अब पहले हर चीज जो होती थी वो फाइल में Yeah. लिखी जाती थी। हेलो। Uh, all right, Isha, I think many students have recently joined. Can we just explain in short the three terms data, database, and database management system in short, या just for them यस मैम। before ओके, moving ahead? यस मैम। तो डेटा क्या होता है? रिपीट। डेटा जो होता है वो जो भी इंफॉर्मेशन होती है, रॉ इंफॉर्मेशन, मतलब कि आपका नाम, इन सबको प्रॉपरली जब मैनेज कर दिया जाता है, प्रोसेस कर दिया जाता है कि हाँ नेम, आपका नेम क्या है, तो ये सब एक डेटा होता है। आपका नेम, नंबर, टेक्स्ट, और ये सारी चीजें एक डेटा होती है। डेटाबेस जो डेटा है उसको जब हम सिस्टमैटिकली अरेंज कर लेते हैं ताकि हम उसे मैनेज अपडेट कर सके, उसे हम डेटाबेस कहते हैं। मतलब जैसे आपका नेम, ये सब कहीं एक जगह स्टोर रहना। जैसे आपके स्कूल्स में, पहले भी एग्जांपल दिया, जैसे कि आपके स्कूल्स में आपकी सारी इंफॉर्मेशन एक फाइल में स्टोर रहती है ताकि जब एट द एंड ऑफ द ईयर आपको आपका रिपोर्ट कार्ड मिले तो वो सारी इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेस हो सके। वो उस फाइल से मिल जाती है क्योंकि वो प्रॉपरली सिस्टमैटिकली मैनेज्ड और अरेंज्ड था, तो वो डेटाबेस के थ्रू मिल जाती है। सो वो एक डेटाबेस हुआ। नेक्स्ट इज डीबीएमएस। तो जो डीबीएमएस होता है वो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो डीबीएमएस है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटा का क्रिएशन, डिलीशन, अपडेशन और एडिटिंग अलाउ करता है। मतलब अगर आप डेटाबेस को किसी भी चीज में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, अब सब चीजें डिजिटल हो चुकी है, हर चीज ऑनलाइन हो रही है, तो हम फाइल की जगह ऑनलाइन मोड में ये डेटाबेस को स्टोर करते हैं। तो जब हम कुछ डीबीएमएस जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमें कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम लोग ये डेटा को बहुत इजीली डिलीट और अपडेट ये सब कर सकते हैं। MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बहुत कॉमन एग्जांपल है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के। ओके, All right, I नाउ hope नेक्स्ट। this data, database, and database management system is clear to everyone. Moving ahead to our next topic. Okay, Isha. ओके, सो वील सी एन एग्जांपल। उससे पहले हम ये समझते हैं कि जैसे पहले हर चीजें फाइल में लिखी जाती थी, अब वो फाइल्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि फाइल्स या तो गुम जाती है या खराब हो जाती है
पेजेस इधर उधर हो जाते हैं या पेजेस कहीं गुम जाते हैं, तो इसे मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए जैसे कि सब चीजें डिजिटल हो चुकी है, इसीलिए ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर बना है। अब एक एग्जांपल देखिए, एक यूनिवर्सिटी है या स्कूल है, उसको स्टूडेंट का रिकॉर्ड प्रिपेयर करना है, ठीक है? अब उस रिकॉर्ड में उसको स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन रखनी है, जैसे कि स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की क्लास, सब्जेक्ट एंड पेरेंट्स का नेम। अब अगर ये सब चीजें फाइल के थ्रू होगी, ये सब चीजें अगर फाइल के थ्रू होगी, ठीक है? जैसे कि एक फाइल में एक बड़े से रजिस्टर में से मैनुअली किया जाएगा, तो ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा, प्लस बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा कि हर बार एक न्यू रो बनाओ, एक कॉलम बनाओ, टेबल बनाओ, एंड देन फिर फर्दर एडिशन पे उसको अपडेट करना न्यू पेजेस में, उसके बाद डिलीट करना उसको, सो ये सब बहुत हेक्टिक हो जाएगा। अब अगर इसी डेटा को हम कंप्यूटर में स्टोर करें, तो हमें ऑलरेडी टेबल, कॉलम और रो मिल जाएगी। हम डेटा को बहुत इजीली सर्च कर पाएंगे, सर्च करके उसको अपडेट, डिलीट या एडिट कर पाएंगे। तो बस इसी चीज को डेटाबेस कहते हैं। अब अगर हम डेटा को एक रो या कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको हम टैब्यूलर डेटा बोलते हैं। जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है वो इसी चीज में हेल्प करता है, ताकि हम बहुत इजीली टैबुलर फॉर्म में अपना डेटा स्टोर कर सके। और इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से, जैसा कि पहले भी बोला, हम डेटा को डिलीट, चेंज और एडिट कर सकते हैं। अब हम अपने डेटाबेस को अपने एंड्रॉइड ऐप से कनेक्ट कैसे करेंगे? जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग अभी एप्स बना रहे हैं। कुछ लोगों को एप्स में कोई डेटा स्टोर करना है, जैसे हमने अभी इतने 2-3 बार हमने प्रैक्टिकल्स में देखा कि हमने लॉगिन पेज बनाया। अब हमने लॉगिन पेज तो बना दिया, हर बार कोई भी यूज़र आएगा, आप जितनी बार आपका ऐप खोल रहे होंगे, आपने देखा होगा कि आप जितनी बार आपका ऐप ओपन कर रहे हैं, उतनी बार आपको लॉगिन करना पड़ रहा है, एंड जो भी इन्फॉर्मेशन आप उसमें स्टोर कर रहे हैं, वो कहीं स्टोर ही नहीं हो रही है। आप सोचिए कि अगर आप ऐसा फ़ेसबुक में भी हो कि आपने अभी फ़ेसबुक ऑन किया, स्टार्ट किया, लॉगिन किया, आपने सर्च किया, आपने लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, वो सब आपने कर लिया, और जैसे ही आप उससे बाहर गए, आपने उसको क्विट किया, वो इन्फॉर्मेशन कहीं स्टोर ही नहीं हो रही है। वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी टाइम के लिए है, और फिर नेक्स्ट डे आपको स्टार्टिंग से वही करना पड़ रहा है। तो ऐसे तो आप किसी से कनेक्ट ही नहीं कर पाएँगे। तो वहाँ पे डेटाबेस का यूज़ होता है कि आप अपनी सारी, जैसे आईडी पासवर्ड स्टोर होगा, तो जैसे फ़ेसबुक है, उसका एक डेटाबेस अलग से होगा जहाँ आपकी आईडी, आपका पासवर्ड स्टोर हो रहा है। जहाँ आपकी आईडी पासवर्ड स्टोर हो रही है, वहाँ हर एक-एक चीज़ स्टोर हो रही है कि आप किसके साथ फ्रेंड्स हैं फ़ेसबुक पे, आप क्या पेजेज़ लाइक कर रहे हैं फ़ेसबुक पे, आप क्या इमेजेस पोस्ट कर रहे हैं, क्या इमेजेस आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें डेटाबेस के फॉर्म में किसी सर्वर पे स्टोर होती है। तो हमें भी अपने एंड्रॉइड ऐप को अब डेटाबेस से कनेक्ट करना होगा, तो हमें कैसे करेंगे? हमें अपना जब डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट करना होगा, तो हमको सबसे पहले तो उसके लिए लगेगा एक डेटाबेस सर्वर, पर हमको उसके लिए साथ-साथ लगेगी एक सिंपल सी एपीआई। हमारा जो ऐप है वो डायरेक्टली डेटाबेस से नहीं कनेक्ट हो जाएगा कि हाँ, डायरेक्टली जाके हमने डीबीएमएस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर दिया। हमको एक एपीआई लगेगी, जो एपीआई होगी, वो सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड करेगी, जो भी रिक्वेस्ट हम उससे बोलेंगे। अगर हम उससे बोलेंगे कि आईडी पासवर्ड चेक करो, जैसे कि हमने लॉगिन पेज में यूज़र नेम में एबीसीडी डाला और पासवर्ड 1234 डाला, ठीक है? अब ये पासवर्ड सही है या नहीं है, ये हम डेटाबेस से ही चेक कर सकते हैं। तो हम एपीआई की हेल्प लेके रिक्वेस्ट भेजेंगे कि ये चेक करो कि ये सही है या नहीं। अगर सही होगा तो हम लॉगिन तो कर पाएँगे, अगर गलत होगा तो नहीं कर पाएँगे। तो ये जो सिंपल सी प्रोसेस है, ये सिंपल सी प्रोसेस एपीआई की हेल्प से होती है, ठीक है? एपीआई से हम रिक्वेस्ट भेजेंगे और एपीआई के थ्रू ही हमको उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो सिंपली हमें अपने एंड्रॉइड ऐप को अगर डेटाबेस से कनेक्ट करना होगा, तो हमें एक डेटाबेस सर्वर लगेगा, जो कि एपीआई की हेल्प से हमारे
डेटाबेस को रिक्वेस्ट भेजेगा कि हमें क्या चाहिए, और हमारे जो भी रिजल्ट होगा वो हमें भेजेगा। ऑलराइट, ईशा, यहाँ हम अपने व्यूअर्स को ये भी बता दें कि एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। हाँ, आई कम टू दैट नेक्स्ट। तो एपीआई, एपीआई क्या होता है? एपीआई एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। ये क्या होता है? जो एपीआई होता है वो एक सेट ऑफ कोड होता है जो एक सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करता है। अभी आपको समझाया कि जैसे आपको डेटाबेस है, तो अब आपका एंड्रॉइड ऐप अलग चीज है और आपका जो डेटाबेस सर्वर है वो अलग चीज है। तो वो दो सॉफ्टवेयर को एक दूसरे से कनेक्ट करवा रहा है। सो एपीआई जो होता है वो दो सॉफ्टवेयर के बीच में डेटा एक्सचेंज कराता है, उन दोनों का एक्सटर्नल इंटरेक्शन जो होता है वो करवाता है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए, समझिए आपके पास एक वेब ब्राउजर है, ठीक है, आपकी एक वेबसाइट है। अब उस वेबसाइट पे आपको कुछ डेटा स्टोर करना है। समझिए आपके पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, मतलब एक शॉपिंग वेबसाइट है। वहां पे लोगों की आईडी पासवर्ड, सॉरी, वहां पे लोगों की आईडी पासवर्ड सब सेव्ड है। जैसे आपने देखा होगा कि मिंत्रा पे जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी ईमेल आईडी सब कुछ देते हैं, ताकि आपको कोई भी चीज हो वो आपकी ईमेल आईडी के थ्रू रिसीव हो। आपको कोई भी एसएमएस जो होता है वो आपके नंबर पे रिसीव होता है। कोई भी नए अपडेट्स होते हैं तो वो आपको ईमेल आईडी पे रिसीव होते हैं। सो वैसे ही आपको भी एक अपनी वेबसाइट पे ऐसा करना है। तो आप क्या करेंगे कि आप अपना एक डेटाबेस बनाएंगे जहाँ पे आप सारी कस्टमर की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। अब अब आप डायरेक्टली तो कनेक्ट कर नहीं सकते हैं, ठीक है? तो जो डेटाबेस होता है वो एक सर्वर पे स्टोर होता है। यहाँ देखिए, ये जो डेटाबेस है एक वेब सर्वर पे स्टोर है और आपकी जो इमेज है वो भी एक वेबसाइट पे है। अब आपको सारी इंफॉर्मेशन लेनी है उससे, ठीक है? तो इंटरनेट की हेल्प से आप कनेक्ट होंगे और फिर आपको जो भी रिक्वेस्ट चाहिए, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इंटरनेट की हेल्प से उससे रिक्वेस्ट करेंगे। इंटरनेट जब आपको एपीआई से कनेक्ट करवाएगा, तो जो रिक्वेस्ट है आपकी वो एपीआई आपके डेटाबेस पे भेजेगा। ठीक है, डेटाबेस वो देखेगा कि उसके पास वो इंफॉर्मेशन है या वो इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके हिसाब से वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, और जो भी रिस्पॉन्स होगा वो आपको एपीआई है वो आपके इंटरनेट को देगा और इंटरनेट आपको देगा। तो एपीआई का काम ये होता है। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। आपकी वेबसाइट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो आप अपने डेटाबेस में स्टोर करेंगे। जो डेटाबेस है उसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है वो एपीआई की हेल्प से हुई है, और एपीआई को आपकी सारी जो भी रिक्वेस्ट है वो आपके इंटरनेट ने की है। ठीक है, अब आपको कोई भी डेटा चाहिए, तो कोई भी डेटा आपको चाहिए तो आप रिक्वेस्ट करेंगे एपीआई से। आपकी रिक्वेस्ट जो है वो एपीआई आपके वेब सर्वर पे पहुंचाएगा और डेटाबेस से वेब सर्वर को इंफॉर्मेशन सारी वापस आपको आपके वेबसाइट पे दिखा देगा। तो ये काम होता है एपीआई का। एपीआई के अच्छा, यहाँ पे प्रतिभा दवे की तरफ से एक क्वेश्चन आ रहा है कि डू दे हैव टू मेक डेटाबेस फॉर देयर कस्टमर्स। यस, दे हैव टू। अगर डेटाबेस कस्टमर्स के लिए बनाना है, मतलब अब आप अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन स्टोर कहाँ करेंगे? अब जैसे आप कुछ भी चीज ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो ऑनलाइन ऑर्डर करने पे ये होता है कि अब आपको आपका ऑर्डर ट्रैक करना है कि कहाँ पहुंच गया। अगर आपका डेटाबेस होगा अगर आपका डेटाबेस होगा ही नहीं, तो आप कस्टमर को बताएंगे कैसे कि उसका ऑर्डर कहाँ पहुंचा है, उसका ऑर्डर प्लेस हुआ है या नहीं। तो ये सब डेटाबेस की हेल्प से होता है, तो कस्टमर का डेटाबेस क्रिएट होता है। आई होप आई क्लियर द डाउट। आई थिंक डाउट इज क्लियर नाउ। और कई सारे क्वेश्चन स्प्लैश स्क्रीन को भी लेकर एंड आई थिंक दिस टॉपिक वाज कवर्ड इन प्रीवियस सेक्शन। तो जो यस भी मैम, डाउट है, आई अगर थिंक राइट, take the doubts at the end of the session once we are complete with the slide. हाँ, once we complete with the slide we'll cover all your questions. All right, Okay. guys. Okay, Isha, we can continue. Okay.
अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, ठीक है? हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, जब हमें साइन अप करना होता है, ठीक है? तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ आ रहा है साइन इन का ऑप्शन, एक न्यू अकाउंट का ऑप्शन और यहाँ पे साथ-साथ हमें एक ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन विथ फेसबुक, लॉगिन विथ ट्विटर। तो हम अगर सिंपली यहाँ लॉगिन विद हम जब वेबसाइट पे जाते हैं और हमें साइन अप नहीं करना होता है, तो हम सिंपली अगर लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद ट्विटर या लॉगिन विद गूगल कर दें, तो हम डायरेक्टली हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाता है और हम उसके थ्रू लॉगिन हो जाते हैं। तो ये होता कैसे है? मतलब क्या होता है? ये कम्युनिकेशन होता कैसा है? ये सब हमारा एपीआई के थ्रू होता है। जब हम इन बटन्स पे क्लिक करते हैं जैसे फेसबुक या गूगल के तो एक एपीआई रिक्वेस्ट सेंड होती है रिस्पेक्टिव वेबसाइट को। फॉर एग्जांपल मैंने किया लॉगिन विद फेसबुक, तो एक एपीआई रिक्वेस्ट जनरेट होगी और फिर वो एपीआई रिक्वेस्ट जो है वो फेसबुक को सेंड हो जाएगी। ठीक है, अब आपने ये भी देखा होगा कि आप जब फेसबुक, गूगल या कोई दूसरा ऐप यूज़ करते हैं जहाँ आप अपनी अब जब जहाँ आप साइन अप करते हैं, जब आप साइन अप करते हैं तो वहाँ पे एक आप लोगों को कुछ परमिशन एक्सेस करने के ऑप्शंस आते हैं, जहाँ आप उन्हें परमिशन देते हैं आपका डेटा एक्सेस करने के लिए। तो वो जो डेटा होता है, वो डेटा फेसबुक स्टोर कर लेता है। ठीक है, ये सारी परमिशंस आप दे देते हैं, जैसे कि आप जब जीमेल में लॉगिन करते हैं, तो आपको ऑप्शन आता है सेव द डेटा डस डू यू गिव परमिशन एक्सेस टू जीमेल या फिर एक आता है सेव पासवर्ड का ऑप्शन भी आता है, सेव पासवर्ड फॉर दिस वेबसाइट ऐसा। तो जब आप ये सब से उसको परमिशन देते हैं, तो क्या होता है कि जैसे ही किसी वेबसाइट के थ्रू मैंने लॉगिन विद फेसबुक या किसी भी दूसरी वेबसाइट, दूसरे ऐप की हेल्प से मैंने लॉगिन का बटन क्लिक किया, तो एक एपीआई रिक्वेस्ट जनरेट होती है और उस वेबसाइट को सेंड होती है। तो जो ऐप्स है, वो आपका डेटा जो है वो इस वेबसाइट के साथ शेयर कर देता है। जैसे कि अगर अ, मिंत्रा मिंत्रा पे अगर मैंने किया लॉगिन विद गूगल मतलब लॉगिन विद जीमेल। अगर मैं उसको परमिशन जैसे ही मैंने लॉगिन विद जीमेल किया, तो क्या होगा जीमेल के पास एक रिक्वेस्ट आएगी, एपीआई रिक्वेस्ट कि मिंत्रा को ईशा का डेटा एक्सेस करना है और मैंने जीमेल को परमिशन दी है मेरा डेटा एक्सेस करने की। तो जो जीमेल है वो मिंत्रा को मेरा डेटा दे देगा जैसे कि मेरा नेम, मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा मोबाइल नंबर, ये सारा डेटा मिल जाएगा मिंत्रा को और मैं ऑटोमैटिकली लॉगिन हो जाऊँगी बिना साइन अप या साइन इन बिना साइन अप किए, बिना नया अकाउंट क्रिएट किए मैं जीमेल के थ्रू लॉगिन हो गई। नाउ एपीआई क्या होती है? एपीआई सिंपली एक मेथड होती है, एक फंक्शन होती है जिसको हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करके एक्सेस करते हैं। मतलब जो भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है वो सेंड करते हैं एंड उससे हम अपनी रिक्वेस्ट जो भी है वो पूरी कर पाते हैं, ठीक है? और ये जो रिक्वेस्ट होती है वो जेसन के थ्रू सेंड की जाती है। मतलब एपीआई एक मेथड है या फंक्शन है जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करके एक्सेस करता है। अ, और ये जो रिक्वेस्ट होती है वो जेसन के थ्रू सेंड की जाती है। अब जेसन क्या है वो आगे देखेंगे हम लोग। और रिटर्न में हमको ये क्या देता है, ये रिटर्न में हमने जो भी रिक्वेस्ट की थी उसका रिजल्ट देता है और वो भी हमें जेसन के थ्रू देता है। उसके बाद अ, जो कुछ एपीआईज होती है, कुछ एपीआईज फ्री होती है और कुछ पेड होती है। फ्री एपीआईज जैसे कि फ्री एपीआईज भी टोटली फ्री नहीं होती है। हम कुछ नंबर ऑफ यूजर्स के बाद वहाँ से हम कुछ नंबर ऑफ यूजर्स के बाद हमसे वो मतलब पेमेंट लेने लगता है। अगर नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ गए, तो वो पेमेंट लेने लगता है। बट जो पेड एपीआई होती है, उसको हम समझते हैं। अब जैसे आप कोचिंग्स जाते हैं या आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के मोबाइल नंबर्स पे आप लोगों को कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मैसेजेस आते रहते हैं लाइक जॉइन दिस कोचिंग, जॉइन कोचिंग फॉर मैथ्स, जॉइन कोचिंग फॉर साइंस।
तो ये सारे मैसेजेस एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट सेंड कर रहा है। अब वो सिर्फ आपको तो सेंड नहीं कर रहा होगा, वो बल्क में सेंड कर रहा होगा ना, वो हज़ारों लोगों को सेंड कर रहा होगा। तो वो हज़ारों लोगों को इंडिविजुअली तो मैसेज सेंड करता नहीं है, वो एक मैसेज जनरेट कर देता है और फिर वो किसी भी थर्ड पार्टी सर्वर, किसी भी एसएमएस जो भी थर्ड पार्टी सर्वर है, उसकी हेल्प से वो एसएमएस सेंड करता है। तो जो थर्ड पार्टी सर्वर है वो फ्री में तो इसके मैसेज सेंड नहीं करेंगे, वो हज़ारों लाखों लोगों को मैसेज सेंड कर रहा है और इससे थर्ड पार्टी सर्विस जो है उसको क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, तो वो उससे पेमेंट लेता है। तो ये जो होती है वो पेड एपीआईज़ होती है। बस उसको मैसेज जनरेट करना है, जो भी एपीआई उसको मिली है, उस एपीआई की यूआरएल जो है वो उसको अपने ऐप में यूज़ करनी है और एक बटन क्लिक पे हज़ारों लोगों को वो मैसेज चला जाता है, ठीक है? एपीआई का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो एपीआई की हेल्प से होता है। मतलब हम एपीआई की यूज़ करते हैं, उसकी हेल्प से ये जो एपीआई रिक्वेस्ट है ये सेंड होती है, इम्प्लीमेंट की जाती है। एपीआई की जो होती है वो एक स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग मतलब नंबर और लेटर्स और इन सब का कॉम्बिनेशन, कैरेक्टर्स इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो एपीआई की है उससे आप यूआरएल रिक्वेस्ट के टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आप जब भी यूआरएल रिक्वेस्ट करेंगे, जब हम आगे कोडिंग करेंगे इसकी तो वो बहुत और अच्छे से क्लियर होगा वहाँ पे कि यूआरएल रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। बस इतना समझिए अभी कि जब आप यूआरएल रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको एपीआई की लगती है। अब एपीआई जो कंपनी होती है, वो एपीआई की 3 रीज़न से यूज़ कर सकती है। सबसे पहला कि अगर उसको ये देखना हो कि सिर्फ़ रजिस्टर्ड यूज़र जिसने रजिस्टर किया है, वही यूज़र अब आप बिना साइन अप किए Isha, अगर वो वेबसाइट यूज़ कर लेंगे। यस मैम? okay, Isha, can we just repeat the whole part that we have covered till here? हम एक छोटे से फॉर्म में सभी को ओके रिपीट मैम। कर देते हैं because we covered data, then database management system, and then API. So I would like you to just explain them in short. अभी तक जो भी हमने कवर किया है एक बार ईशा आपको बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगी so that we can move ahead. यस मैम। Over to you, Isha. ओके। Okay. Okay. तो एपीआई जो एपीआई होता है, वो एक प्रोग्रामिंग कोड का सेट होता है जिसकी हेल्प से 2 सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर ओके। तो अब जैसे हमारा जो वेबसाइट है, उसमें क्या होगा कि अगर हमें उस डेटाबेस चाहिए हमारा, तो डेटाबेस अलग सर्वर पे स्टोर्ड होगा और जो हमारी वेबसाइट है, वो अलग जगह होगी। तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम एपीआई का यूज़ करेंगे। अगर मैंने किसी कुछ स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर की है अपनी वेबसाइट में, तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन जब चाहिए रहेगी तो मैं एपीआई से रिक्वेस्ट करूँगी और एपीआई डेटाबेस के पास जाकर वो इन्फॉर्मेशन लेके आएगी मेरे लिए और जो भी डेटाबेस का रिस्पॉन्स होगा वो मुझे दे देगी। ये All काम right. होता है So I एपीआई think, का। yes, I think this API is now clear to everyone. It's simply a function that helps to fetch the database, whatever data is stored in your database. I hope I am, I hope ईशा यही मैंने शायद सही बताया है. Okay, now हाँ, we can move to the next slide. ओके। All अब right. जो एपीआई होती है, ठीक है? जो कंपनी एपीआई प्रोड्यूस कर रही है, वो बिना यूज़र के साइन अप किए जिसको भी उसे यूज़ करना है, जैसे आप ऐप डेवलप कर रहे हैं और आपको उनकी एपीआई यूज़ करनी है, आप बिना साइन अप किए उनकी एपीआई नहीं यूज़ कर सकते। वो साइन अप कराती है, ये देखने के लिए कि कितने लोग उनकी एपीआई यूज़ कर रहे हैं, कितने लोगों ने रजिस्टर किया है। दूसरा ये देखने के लिए कि कितने लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो एपीआई को और थर्ड कि एपीआई का यूज़ हो कहाँ रहा है। ठीक है, जैसे अभी हम एक वेदर लाइव वेदर ऐप बना रहे हैं, ठीक है? अब हम लाइव वेदर ऐप में एपीआई का यूज़ करके जो ऑलरेडी वेबसाइट्स है, जहाँ पे वेदर हमको डेली का शो होता है, वहाँ से हम डेटा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो वो डेटा ट्रैक करने के लिए हम एपीआई रिक्वेस्ट करते हैं।
वो डेटा लेने के लिए हम एपीआई रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब एपीआई जो होती है वो 2 काम करती है, वो 2 चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करती है। सबसे पहली तो वो आइडेंटिफ़ाई करती है प्रोजेक्ट को, कि कौन-सा प्रोजेक्ट या ऐप है जो एपीआई कॉल कर रहा है। जैसे कि मैंने वेदर इन्फॉर्मेशन मुझे लेनी है, ठीक है? तो वो मेरे एपीआई कॉल से सबसे पहले तो ये चेक करेगा कि कौन-सा ऐप है जो वेदर इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है? अब मेरा वेदर ऐप है तो वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, या सेकंड चीज़ वो ऑथराइज़ेशन, प्रोजेक्ट ऑथराइज़ेशन करती है। मतलब वो ये देखती है कि जो ऐप है उसको ये जो कॉल एपीआई कॉल है उसकी परमिशन, एक्सेस परमिशन जो है वो मिली है या नहीं मिली है, प्रोजेक्ट में एपीआई इनेबल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है? अ, ये सब हम लोग एक कॉल जनरेट करते हैं, यूआरएल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, तब ये सब प्रोसेस होती है, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्ट ऑथराइज़ेशन। अब ये एपीआई मिलती कहाँ से है? जो ऐप्स, प्रोजेक्ट्स की एपीआई होती है, अगर हम उन्हें ऐप में साइन अप करें, उन ऐप्स में साइन अप करें, फॉर एग्ज़ाम्पल वेदर फ़ोरकास्ट, ठीक है? इनकी एपीआई मुझे चाहिए है। अब मैं वेदर का ऐप, मतलब मैं अपने आप तो वेदर फ़ोरकास्टिंग नहीं कर सकती हूँ। तो एक जगह होती है जहाँ सारा वेदर स्टोर होता है, ठीक है? तो मुझे उसकी एपीआई चाहिए, तो वो मुझे ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। सबसे पहले मुझे उसकी वेबसाइट पे जाकर साइन अप करना होगा। जैसे ही मैं साइन अप करूँगी, वहाँ पे एक एपीआई ऑप्शन होता है। एपीआई ऑप्शन में हमें एक जनरेटेड एपीआई मिल जाती है और फिर हम वो जनरेटेड एपीआई यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? वहाँ एपीआई कैसे यूज़ करनी होती है, हर एप्लीकेशन की एपीआई यूज़ करने का तरीका अलग होता है, ठीक है? जैसे गूगल पे की एपीआई यूज़ करने का तरीका अलग होगा, वेदर मैप का एपीआई यूज़ करने का तरीका अलग होगा। तो ये सब जो है, उनके लिए ये जो वेबसाइट्स होती है या सॉफ्टवेयर होता है, वो अपने खुद के डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं कि एपीआई यूज़ करनी कैसे है, ताकि आप पढ़ के एक बार देख सकें कि आपको एपीआई का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। जो हर ऐप होता है, हर ऐप के लिए अलग एपीआई होती है। मतलब अगर मुझे वेदर ऐप में एपीआई यूज़ करनी है, तो मुझे अलग एपीआई की जनरेट करनी होगी। अगर मुझे कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड ऐप बनाना है, उसमें भी मुझे वेदर का यूज़ करना है, तो मैं सेम जो मैंने पहली बार जनरेट की थी एपीआई की, उसका यूज़ नहीं कर सकती। तब मैं दूसरी एपीआई की जनरेट करवाऊँगी। तो हम एपीआई की जनरेट करवा सकते हैं, लेकिन वो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम के लिए फ्री होती है। लाइक किसी ऐप में वो 15 टाइम, सिर्फ़ आप 15 एपीआई की जनरेट करवा सकते हैं। आप 15 से ज़्यादा करवाएँगे तो आपको पे करना पड़ेगा। तो एक एपीआई की एक ही ऐप के लिए काम करती है, आपको हर ऐप के लिए अलग-अलग एपीआई की बनानी होगी। अब हम एक टर्म देख रहे थे जब हमने पढ़ा था कि एपीआई रिक्वेस्ट जो है वो हम जेसन के थ्रू लेते हैं, तो जेसन क्या है? जेसन जो है, फर्स्ट जेसन का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो जो जेसन है ये एक डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट के लिए यूज़ होता है। ठीक है? जो ह्यूमन्स जो होता है वो उसे ईज़िली रीड कर सकते हैं, और जो मशीन्स होती है वो उसको ईज़िली कन्वर्ट करके जनरेट कर सकती है। जेसन एक तरह से एक सिंटैक्स होता है। जैसे अभी हम कोडिंग कर रहे थे तो हमारे हर लाइन के सिंटैक्स थे, लाइक इफ का सिंटैक्स था, एल्स का सिंटैक्स था, और हमारी क्लास का सिंटैक्स था। तो जेसन भी एक तरह से एक सिंटैक्स ही होता है जिसकी हेल्प से हम डेटा को या तो स्टोर कर सकते हैं या तो हम डेटा को रिसीव कर सकते हैं। अब जेसन जो होता है वो एक टेक्स्ट होता है, वो सिंपल टेक्स्ट होता है एकदम, और हाँ, एक सिंपल सा टेक्स्ट होता है, और हम किसी भी जेसन ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर जेसन सर्वर पर सेंड कर सकते हैं। मतलब जैसे एपीआई है, ठीक है? तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि जेसन का टेक्स्ट दिखता कैसा है। वैसे ही हम किसी भी वेबसाइट से मिलेगा। एक बार ये देखिए, ये जो होता है ना जेसन, ऐसा जेसन का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ ऐसा होता है। ऑर्डर्स में हमें क्या क्या मिल सकता है? हमें ऑर्डर नंबर मिल सकता है, डेट मिल सकती है, ट्रैकिंग नंबर,
कस्टमर आईडी या फिर कस्टमर के बारे में हमें क्या-क्या मिल सकता है, कस्टमर आईडी और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये जो है ये जेसन है, ये जेसन फॉर्मेट में है। तो जब मुझे किसी भी वेबसाइट से डेटा रिसीव होगा, वो इसी फॉर्म में रिसीव होता है और मेरा जो भी डेटा वेबसाइट में जाएगा एपीआई के थ्रू, वो इसी फॉर्म में जाएगा, उसको जेसन कन्वर्ट करता है। तो ये मैं इज़िली समझ सकती हूँ कि ऑर्डर्स में क्या-क्या है, ऑर्डर नंबर का मतलब क्या है, ये मैं भी इज़िली पढ़ पा रही हूँ और जो हमारा कंपाइलर होता है, हमारा जो कंप्यूटर होता है, जो उसके अंदर जो मशीन होती है, वो भी इज़िली समझ सकती है और इसे कन्वर्ट कर सकती है, जो भी फॉर्म इसे समझ आए उसमें। अब हम जेसन का यूज़ करते क्यों हैं? हम जेसन का यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि जेसन सिर्फ़ टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है, हम उसे ईज़िली सर्वर पर अपलोड कर सकते हैं या सर्वर से रिट्रीव कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। इसीलिए हम जेसन का यूज़ करते हैं। जेसन का यूज़ जो है वो प्रॉपर्ली जब हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे, तब और समझ आएगा। अब मैं आपको एक वेबसाइट की हेल्प से दिखाऊँगी कि जेसन एपीआई की कैसे जनरेट होती है और जेसन का टेक्स्ट दिखता कैसा है, ठीक है? तो एक वेबसाइट है ओपन वेदर मैप, ठीक है? इस वेबसाइट पे हमें Right. Isha, एपीआई Isha, can our viewers do this activity on their system? यस दे कैन डू इट। All right. So चलो our so जो हमारे viewers हैं वो भी ईशा के साथ साथ करते जाएं so that this JSON will be more clear to you, right? राइट। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने ओपन वेदर मैप है, ठीक है? यहाँ पे वेदर फ़ोरकास्टिंग, लाइव वेदर फ़ोरकास्टिंग दिखती है, ठीक है? जो भी लाइव है। सबसे पहले हम इस वेबसाइट पे जाएँगे, उसके बाद फिर यहाँ देखिए, यहाँ ऑलरेडी मेरी एक आईडी है, ठीक है? तो इसे हम लॉग आउट कर देते हैं एंड आई विल साइन अप फॉर द न्यू वन। यहाँ देखिए आपको लंदन में लंदन का टेम्परेचर दिखा रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया साइन अप, साइन इन टू योर अकाउंट, ठीक है? अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप सिंपली नॉट रजिस्टर्ड ये सिंपली नॉट रजिस्टर्ड पे क्लिक करके क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। आप यहाँ पे आपका जो भी यूज़र नेम आपको चाहिए, आप टाइप करिए, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी टाइप कर दीजिए। नेक्स्ट आप यहाँ पे पासवर्ड, आप कोई भी पासवर्ड जनरेट करिए जो आपको ईज़िली याद रहे। ठीक है? उसको करने के बाद अब यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन आ रहा है, आई एम 16 इयर्स ओल्ड एंड ओवर। अगर आप है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए चेक बॉक्स पे। ये चेक बॉक्स भी हमने अपने ऐप में देखे थे कि ये चेक बॉक्स कैसे होते हैं, कैसे ऐड होते हैं। और फिर यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस है। आई कंसेंट टू रिसीव कम्युनिकेशन, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी न्यूज़, कोई भी प्रोडक्ट न्यूज़ या कोई भी न्यूज़ आपको चाहिए तो आप इन चेक बॉक्सेस पे क्लिक कर सकते हैं, पर हमको ये नहीं चाहिए तो वी वोंट क्लिक। आई एम नॉट अ रोबोट, ये सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये हुआ अब हम क्रिएट अकाउंट करेंगे। क्रिएट क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते ही आपकी वेबसाइट पे यहाँ पे आपको आ रहा है पर्पस, कंपनी नेम, आपकी कंपनी का कोई नेम नहीं है, पर्पस। अगर इनमें से कोई भी जैसे एजुकेशन है पर्पस, तो ये सेव कर दिया। कंपनी नेम लिखना ज़रूरी नहीं होता बट पर्पस ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे आप देखिए, आपको एक कन्फर्मेशन लिंक आएगी आपके ईमेल पे, आपको वो कन्फर्मेशन लिंक पे जाके आपको आपका ईमेल ओपन करके वो लिंक पे कन्फर्म करना होगा। जब आप किसी भी जब आप अपना ऐप डिप्लॉय करेंगे और आप कन्फर्मेशन मतलब आपका ऐप आपका जो अ, ये ईमेल आईडी है इससे कन्फर्म होगा कि आपने ये किया है या नहीं। अगर आप किसी का भी ईमेल आईडी उसमें ऐड कर देंगे,
तो वो ईमेल उसको जाएगा। तो मेक श्योर कि आप अपना ही ईमेल आईडी यूज करते हैं या आपके फैमिली मेंबर्स का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एपीआई। ये एपीआई पे मैंने क्लिक किया। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है करंट वेदर, आवरली फोरकास्ट वेदर, ओपन कॉल एपीआई, डेली फोरकास्ट 16 डेज, ये सब आ रहा है। ठीक है, आपको जो भी चीज पढ़ना हो, जैसे आपको इसके बारे में जानना है, करंट वेदर डेटा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, 5 डेज, 3 आवर्स, जो भी। जैसे मुझे करंट वेदर का डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, एपीआई डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पे देखिए हर किसी की एपीआई डॉक्यूमेंट अलग है कि आप इसे अपने ऐप में कैसे यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे किस तरह आप अपने ऐप में किस तरह इस एपीआई को यूज कर सकते हैं, इस यूआरएल को। सिटी नेम, अगर आपको सिटी नेम से, जैसे अगर आप लंदन सर्च करें तो लंदन का आपको वेदर दिखे। अगर आप लंदन की सिटी आईडी आपको पता है, उसके थ्रू जानना चाहते हैं, तो वो आपको उसके ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स क्या, आप लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स डाल दें तो आ जाए। आपको जो भी तरह का आपको ये यूज करना है डेटा, आपको यूज कर सकते हैं। तो हम सिटी का ही देखते हैं। ठीक है, अब सिटी में भी देखो आपको यहाँ दिया है कि आपको कैसे कॉल करना है उसको। तो जब आप बनाएंगे आप एप्लीकेशन, आपका कोई भी ऐप, और आप उसमें यूआरएल रिक्वेस्ट करेंगे, तो आपको यूआरएल रिक्वेस्ट में ये जो यहाँ दिया है ये डालना होगा। अब देखिए एपीआई डॉट ओपन वेदर मैप, ये जो है ये इसका यूआरएल है, ये वेबसाइट का। उसके बाद ये क्यू इक्वल्स टू सिटी नेम, यहाँ पे आपको सिटी का नेम रखना होगा, जो भी सिटी नेम आपको जिस भी सिटी नेम का आपको डेटा चाहिए, और एपीआई आईडी, ऐप आईडी लिखा है। ऐप आईडी में आपको डालना है एपीआई की। इस एपीआई की के बिना आपको आपका डेटा नहीं मिलेगा। ये देखिए, अपन इसको देख लेते हैं। ये मैंने कॉपी किया यहाँ से, और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया इसको, और मैं यहाँ सिटी नेम की जगह कोई भी सिटी का नाम लिख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुंबई। जैसे ही मैं मुंबई लिखूंगी, यहाँ पे आ गया इनवैलिड एपीआई की, मतलब एपीआई की नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम ये देखिए अपना यहाँ जो नेम लिखा है उस पे जाएंगे, माय एपीआई कीज पे जाएंगे। जैसे ही आप माय एपीआई की पे जाते हैं, यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली जनरेटेड एपीआई की है, आप उसे कॉपी करिए। और अब इस एपीआई की को मैं यहाँ पेस्ट करूंगी। अगर जैसे ही मैंने एपीआई की को यहाँ पेस्ट किया, इनवैलिड एपीआई की ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि मेरा ईमेल जो है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, इसीलिए मेरी एपीआई की इनवैलिड दिखा रही है। यहाँ से आप एपीआई की जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि मेरे को अगर यहाँ पे करना है टेस्ट, मैं टेस्ट पे मैंने जनरेट किया, क्रिएट एपीआई की फॉर्म। ये देखिए यहाँ पे एक नई एपीआई की जनरेट हो गई मेरी। तो ऐसे हम एपीआई की जनरेट कर सकते हैं। पर हमें अपना ईमेल कंफर्म करना होगा। एक बार हम देखेंगे कि जेसन का डेटा कैसा दिखता है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स होते हैं एपीआई कॉल्स के। सिटी नेम में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं वो सब यहाँ दिया है। हम सिटी नेम देख सकते हैं, सिटी नेम और स्टेट कोड, सिटी नेम, स्टेट कोड, कंट्री कोड, सब यूज कर सकते हैं। आपको जैसा भी आपको सही इजी लगता है। ये देखिए जेसन, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए जेसन का कैसा डेटा दिख रहा है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, वेदर बताना है तो वेदर आईडी बता देगा। मेन मतलब कि कैसा है, क्लियर है,
या ब्रिजी है, डिस्क्रिप्शन में बता देगा स्काई कैसा है। फिर आइकन, तो अगर बारिश हो रही होगी तो यहाँ पे बारिश का आइकन होगा, वो भी हम अपने ऐप में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर मेन में बता देगा टेम्परेचर है। ये सब हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो ये देखिए ये जेसन का यूज होता है। ये आपको भी समझ आ रहा होगा और ये कोड मशीन को भी समझ में आ रहा होगा, तो इसीलिए हम जेसन का यूज करते हैं। आई थिंक ईशा, हमारे व्यूअर्स ने भी ये आइकन्स देखे होंगे, अगर वो एंड्रॉयड यूजर्स हैं, और ये सारे एप्लीकेशंस, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमारे मोबाइल पर भी शो होती हैं। तो आई थिंक ईशा, ये हाँ आप बताएंगे कि ये क्या वही होता है? वैसे ही एपीआई से फैच किया जाता है इन डेटा हाँ को भी? हम जो भी हाँ, इन डेटा को भी हम एपीआई की हेल्प से ही अपने ऐप में देख पाते हैं। मतलब अगर आपको किसी ऐप में, आपके फ़ोन में भी वेदर ऐप होता है या गूगल में भी जब आप देखते हैं, लाइक आप फ़ोन में एक नेविगेशन बार में जब आप टाइप करते हैं तो गूगल का सर्च बार होता है, उसमें आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो वेदर भी दिखाता है। तो उस वेदर में भी जो आइकन्स दिखता है या वेदर का डेटा दिखता है वो एपीआई की हेल्प से ही होता है। ऑल राइट, ठीक है। तो आई थिंक व्यूअर्स, आपने भी देखा होगा, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा काम करते हैं कि जिन्होंने ये आइकन्स या फिर ये इंफॉर्मेशन देखी है, वो अभी हमें थम्स अप भेजें और ये बताएं कि हाँ, उन्हें समझ में आया कि व्हाट इज एपीआई एंड हाउ कैन दे यूज इट इन देयर ऐप. Okay, viewers, give a thumbs up if you have understood all about this. All right. Shantanu Sharma, Jatin Kushwaha, and Shushit. All right. ओके, हमारा बटन एक वाला क्वेश्चन पार्ट और आ रह रहा है गया था। ईशा यहाँ पर, कि हाउ कैन बी यस मेक मैम। एपीआई एंड डेटाबेस? जैसा कि अभी हमने बताया ओके, था। हाँ हाँ, बताइए बताइए। एपीआई और डेटाबेस का सेशन होगा, उसमें बताया जाएगा कि डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है, एपीआई कैसे क्रिएट होती है, ये सब बताएंगे। पहले उसके बेसिक्स क्लियर करने होंगे हमें, ऑल तो राइट आगे प्रतिभा, जाके तो यू बताया हैव टू जाएगा। वेट अ लिटिल, अभी इस बारे में अभी डिस्कशन होगा। वी आर मूविंग अहेड, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ रहे हैं। अभी हमने पता लगाया, अभी हमने ये जाना कि हाउ दिस एपीआई कैन बी यूज्ड एंड हाउ कैन, जो एपीआईज होती हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं और हम किस तरह से उन्हें यूज कर सकते हैं अपने ऐप में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट ईशा। ओके, तो हमारा बटन वाला पार्ट रह गया था, हम उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, वी हैव टाइम लेफ्ट। ओके, लेट मी जस्ट शेयर ऑल द राइट। स्क्रीन। सो दैट पार्ट वाज टू बी कंटिन्यूड। हमारा एक छोटा सा सेशन, जो हम छोटा सा पार्ट कवर कर रहे थे, जहाँ पे हम ये जानना चाह रहे थे कि हाउ कैन वी चेंज द डिजाइन ऑफ द बटन। तो स्टार्ट हमने किया था, कुछ प्रॉब्लम थी तो वो रन नहीं हो रहा था। विल कम बैक टू दैट पॉइंट। ओके ईशा, यू कैन या कंटिन्यू and हाँ, we आई have जस्ट शेयर very द little स्क्रीन। time, so all right. Okay, I'll share my screen. Is it visible? Not yet. ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्रोजेक्ट में जाकर एक नई एक्सएमएल फाइल क्रिएट करेंगे। रिसोर्स में जाकर रिसोर्सेज, न्यू, एंड देन एंड्रॉइड रिसोर्स फाइल। हमने रिसोर्स फाइल क्रिएट की, यहाँ पे हम उसको नाम दे देते हैं bpn। ठीक है, ये नाम दे दिया उसको। जैसे ही हम यहाँ से नाम देंगे, एक नई रिसोर्स फाइल क्रिएट हो गई है हमारी। उसमें हम क्या करेंगे, ये
लेकिन इसको एंटर करके यहाँ पे हमें बटन का शेप चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे शेप अब यहाँ पे एरर आ रही है, तो यहाँ पे कुछ चीजें मिसिंग है। हम यहाँ लिखेंगे, ये ऑलरेडी जैसे ही आप लिखते हैं तब आ जाता है। बट देयर इज सम प्रॉब्लम विथ माय एंड्रॉइड, इसीलिए ये नहीं आ रहा होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये कोड है इसे कॉपी कर लेते हैं। अगर इन केस आपके एंड्रॉइड में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ पे इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे शेप दे रहे हैं हमारे बटन को। शेप में हमको कॉर्नर, सबसे पहले तो हम बटन का कलर डिफाइन करते हैं, तो हम इसे सॉलिड, हम यहाँ पे सॉलिड लिखेंगे। हमें अपने बटन का कलर चाहिए सॉलिड। के बाद एंड्रॉइड कलर, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें ऑप्शन आ गया एंड्रॉइड कलर, किस कलर का बटन चाहिए, तो फॉर एग्जांपल डार्क। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे डार्क किया, टैब क्लोज किया, यहाँ पे एक बटन विजिबल हो जाएगा। उसके बाद हम बटन के कॉर्नर्स डिफाइन करेंगे। कॉर्नर्स मतलब बटन हमारा साइड से कैसा रहेगा। ठीक है, उसके लिए हमें बटन हमारा थोड़ा सा, हमें उसकी रेडियस चाहिए, तो हम ये रेडियस में जाके 150 डीपी कर देंगे। ये करते ही हमारे बटन में दो चीजें हो जाएगी, एक हमारे बटन का कलर चेंज हो जाएगा और दूसरा हमारे बटन का कलर चेंज हो जाएगा और हमारे बटन की रेडियस चेंज हो जाएगी। अब जब हमें इसे अपने बटन में इम्प्लीमेंट करना रहेगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे एक्सएमएल में जाएंगे, जहां हमने बटन यूज किया था। कल हमने देखा कोडिंग पार्ट कैसे होता है, हम जहाँ बटन है वहां जाएंगे, वहां बैकग्राउंड यूज करेंगे। बैकग्राउंड करते ही यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा ड्रॉएबल बटन, उसको क्लिक करेंगे। उसको चूज करने के बाद आप देखेंगे डिजाइन में, तो आपके बटन का ये देखिए, आपके बटन का शेप आपको ओवल दिख रहा होगा। ये देखिए, बटन का शेप ओवल हो गया। जनरली नहीं तो हमारा बटन रेक्टेंगल होता है। हमने कुछ नहीं किया, हमने रिसोर्स फाइल में जाकर एक न्यू रिसोर्स, हम ड्रॉएबल में वो रिसोर्स फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली हम रिसोर्स फाइल अलग से क्रिएट कर सकते हैं। आप जैसे ही शेप बटन पे क्लिक करेंगे, अगर आपको एरर आ रही है तो आप एरर देखिए। वो एरर में आपको ऑप्शन आ रहा होगा कि आप इसे बटन में आप इसे ड्रॉएबल में करिए। ठीक है, आप उसको सिलेक्ट करना। उसके बाद आप क्या करेंगे कि सिंपली आप पहले अपने बटन का कलर चूज करेंगे। आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप पैलेट से भी चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कॉर्नर्स यूज करके, कॉर्नर से आप रेडियस बताएंगे, तो वो ये बताएगा कि उसको कितना राउंड होना है। तो वो यहाँ से आपने जैसे 150, अगर मैं इसे 200 कर दूं, तो ये देखिए ये और राउंड हो गया। ऐसे ये राउंड होता जाएगा। वैसे आप बटन क्रिएट कर सकते हैं। Hello. All right, Isha. यस मैम। I hope this is enough for today's session. If somebody has problem, we can continue the same thing, the changing of button shape tomorrow also. And Yes, we can I think continue we have that. covered a large part today. यस All right, guys. So in today's session, you might have learned about you might have learned about database management system,
और कैसे आप एपीआई का यूज करके डेटाबेस को फेच कर सकते हैं या किसी भी डेटा को फेच कर सकते हैं, अपने ऐप में यूज कर सकते हैं। So this was all for today's session. Thank you everyone. Thank you Isha. थैंक यू मैम। All right. Thank you.